हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आ गए हैं 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं और पीवाईक्यूज भी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना करवाया जाए उतना करिएगा, सिर्फ उतना ही काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज और बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है, और वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा था कि वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं। मतलब कोल, पेट्रोल, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी आदमी आता है, नाम था उसका वोहलर। वोहलर ने क्या किया, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसको आर्टिफिशियली बना दिया बाय यूजिंग अमोनियम साइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। तो अमोनियम साइनेट से जब यूरिया बना दिया वोहलर ने, तो जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, जो पिछली थ्योरी थी। और नई थ्योरी कहती है कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बन रहे हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब अगर कार्बन इन तीन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तब हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आगे बढ़ते हैं जरा और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2 4 होता है। 4 की वजह से इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। और इसके पास एक और क्षमता होती है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी को, और कैटिनेशन कहते हैं वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी एटम लंबी चेन बना सकता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा सिलिकॉन के अंदर भी होती है। दूसरी चीज आती है कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के पास मेन 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन के पास टोटल कितने एलोट्रॉप्स हैं तो तकरीबन 500 से ज्यादा एलोट्रॉप्स कार्बन के पास होते हैं। लेकिन जो मेन है वो ये 3 है। ग्रेफाइट जिसकी डेंसिटी होती है 2.5, डायमंड जिसकी डेंसिटी होती है ये, और बकमिस्टर फ्लोरीन होता है जो कि कम से कम 60 कार्बन से बनता है, जिसका स्ट्रक्चर फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन अगर इस तरह से कंबाइन होंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे हमारे पास फुटबॉल स्ट्रक्चर, तब उसको बोलते हैं हम बकमिस्टर फ्लोरीन। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास और हाइड्रोकार्बन। हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत सारे बच्चों को यहां दिक्कत रहती है, तो समझ लीजिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब हम बोलेंगे कि वो अल्केन है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये। डबल बॉन्ड में अल्कीन होगा और ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन होगा। अब किसी भी बच्चे को अगर ये पता करना है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है 5। अगर हाइड्रोजन इसके दुगने में 2 ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन इसके दुगने में 2 ज्यादा है तब इसको हम अल्केन बोलेंगे। ये कार्बन 5 है, इसके दुगने में 2 ज्यादा अगर होंगे तब इसको अल्केन बोलेंगे। अगर ये इसके दुगने हैं तब इसको अल्कीन बोलते हैं, और अगर दुगने में 2 कम है तब इसको अल्काइन बोलते हैं। अगर दुगने में 2 कम होंगे तो उसको अल्काइन बोला जाएगा। तो इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास डबल बॉन्ड रखता है या ट्रिपल बॉन्ड रखता है। ये हाइड्रोजन इसके दुगने हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड है। अगर हमारे पास होता ये और पूछा जाता कि ये क्या होगा, तो दुगने में 2 ज्यादा हैं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे पता करेंगे। अब यहां आती है नेमिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि इसमें ये देख लेंगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन इसके दुगने हैं, इसका मतलब इन आएगा। हाइड्रोजन इसके दुगने में 2 ज्यादा है तो एन आएगा।
हाइड्रोजन दुगने हैं तो इन आएगा, हाइड्रोजन दुगने में दो ज्यादा हैं तो एन आएगा, और हाइड्रोजन दुगने में दो कम है इस वजह से आइन आएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि ये कौन से दो कार्बन अगर होते हैं तो इसके लिए हम ईथ बोलते हैं, तो नाम हो गया इसका ईथीन। अगर हमारे पास चार कार्बन हैं तो ब्यूट हम बोलेंगे, और ब्यूट के आगे एन हम पहले ही लगा चुके। इसी तरह से सात कार्बन के लिए हम हेप्ट लगा देंगे, और इसी तरह से इनका भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें जो कि आप लोगों को परेशान कर सकती हैं इस चैप्टर में, वो सारी चीजें इस चैप्टर में होंगी। यहाँ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन आता है। हम जानते हैं कि कार्बन के टोटल चार हाथ हो सकते हैं। इस कार्बन का एक हाथ जा चुका है। अगर एक हाथ जा चुका तो बचे कितने हैं? जितने बचे हैं उतने हम हाइड्रोजन लगा देते हैं खुद से। यहाँ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके दो हाथ जा चुके, एक इधर एक इधर। कितने बचे? जितने बचे उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन का एक इधर गया, दो इधर गया, तो सिर्फ एक बचा। दो इधर गया, एक बचा। ठीक है, टोटल कार्बन के पास चार हाथ हो सकते हैं। दो ये चले गए, एक ये चला गया था ब्लैक वाला, तो एक बचा, तो हमने उतने हाइड्रोजन खुद ही लगा देते हैं ताकि जो कार्बन है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ एक इधर एक इधर, तो दो बचा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ हो जाएगा दो। यहाँ इस कार्बन के पास तीन यहाँ जा चुके, एक यहाँ जा चुका, इसका मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन अब नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ हमारे पास थ्री आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग इन दोनों कंपाउंड्स को करिएगा। इसका मैं करके दिखा देता हूं। इस वाले कार्बन के लिए दो हाथ इधर चले गए, एक इधर चलेगा, तो सिर्फ एक बचा है। उसके बाद आता है अल्काइल। अल्काइल कहते हैं उस कंपाउंड को या उस स्पीशीज को जिसके पास एक हाइड्रोजन अल्केन में से निकल गया हो। अल्केन हमारे पास है ये हम जब फॉर्मूला लिखेंगे अल्केन का तो हर एक अगला जो कंपाउंड होगा वो CH2 से डिफर करता है, CH2 से डिफर करता है। और इस सीरीज को, ये जो सीरीज चलेगी इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगला जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें एक कार्बन बढ़ेगा और दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगले में एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह से हम होमोलोगस सीरीज को बना सकते हैं। अल्काइल ग्रुप के लिए ये जो सीरीज होती है इसका फॉर्मूला होता है कि जो हाइड्रोजन होंगे वो दुगने में एक ज्यादा होगा। दुगने में एक ज्यादा अगर होगा तब उसको अल्काइल बोला जाता है। यहाँ दो हैं, दो का दुगना होता है चार में एक ज्यादा, इसको अल्काइल बोला जाता है। अब जब अल्काइल ग्रुप हम पढ़ते हैं तो उसके बाद दूसरी चीज आती है फंक्शनल ग्रुप, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी। तो फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम्स which decides chemical properties of hydrocarbon। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन की डिसाइड करते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रुपया है, एक और रुपया है, एक और रुपया, एक और रुपया और 500 रुपीज। तो मेन जो चीज है वो ये एक छोटी सी चीज है, ये ज्यादा थे लेकिन प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से। तो हमारे पास सबसे पहला होता है OH, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, और अल्कोहल की वजह से जो नेमिंग होगी वो ऑल हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास CH3 है और OH है तो इसकी वजह से हमारे पास एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मीथेन, और आखिर में लगा देंगे ऑल, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। इसी तरह से ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो लास्ट में आ जाता है अल। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास CH3 है और CHO है तो दो कार्बन के लिए हम ईथ बोलेंगे, तो नाम हो जाएगा इथेनल। इसी तरह से हम यहां देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ओइक एसिड। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास कीटोन। अगर हमारे पास दो तरफ अल्काइल ग्रुप है और बीच में CO ग्रुप होगा तब हम उसको बोलते हैं कीटोन।
इसी तरह से अगर हम RX की बात करें तो ये होता है हमारे पास हेलोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है और इसके लिए होता है ऑन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3COCH3। तो हम कार्बन गिनेंगे, कार्बन कैसे गिनते हैं अभी हम लोग यहां देख चुके। कार्बन अगर 3 होते हैं तो उसको हम कैसे बोलते हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं। तो हमने यहां बोला मीथ ईथ प्रोप। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो मीथ ईथ प्रोप, तो नाम हो गया इसका प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहां देखें तो CH3COOH, ये R की जगह कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप में ये कोई भी हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन दुगने में एक ज्यादा होगा। अब देखते हैं जरा कि यहां हम नेमिंग कैसे करेंगे। यहां हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम ईथ बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर दूसरे की बात करी जाए तो मीथ ईथ प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल। हमें ये पहचानना होगा कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है। यहां फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है ये हमें जरूर पहचानना होगा। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, नाम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। यहां हमारे पास क्लोरो है, तो क्लोरो हमारे पास सफिक्स में नहीं प्रीफिक्स में रहता है, तो इसको लिखेंगे पहले क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए हमारे पास हो जाएगा प्रोपेन। अगर हम इसकी बात करें तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटानॉल हो जाएगा हमारे पास ये। तो उम्मीद है कि आपको आईयूपीएसी समझ में आया होगा। ये आईयूपीएसी है लेकिन मैं अलग से भी आईयूपीएसी करवाऊंगा आप लोगों को। देखते हैं जरा कि ये हमारे पास 2 और फंक्शनल ग्रुप आ गए जिसमें ROR होता है हमारे पास ईथर्स। ईथर्स मान लीजिए हमारे पास है CH3OCH3। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा ROR, अल्काइल ग्रुप होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा और इधर अल्काइल ग्रुप होगा, तब हम उसको बोलते हैं ईथर। इसकी नेमिंग करते हैं मीथ, फिर इसको लिखेंगे ऑक्सी मीथेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3OC2H5, तो ये हो गया हमारे पास मीथ, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सी लिखेंगे और फिर लिखेंगे ईथेन, तो मीथ ऑक्सी ईथेन। इसी तरह से अगर हम इसको पता करना चाहें कि ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो ये हो जाता है हमारे पास एस्टर। तो एस्टर्स को हम कैसे पता लगाते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप के बीच में COO होता है। इसकी नेमिंग जब हम करते हैं तो OH एसिड आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास है CH3COOC2H5, तो हम इसको बोलेंगे, पहले इसको लिखेंगे और ये हो जाएगा इथाइल। इथाइल बोलेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे इथेनोएट एसिड। तो ईस्टर्स की प्रिपरेशन हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसका यहां हमने नाम देखा। अब हमारे पास आता है आईयूपीएसी नेमिंग। इसके रूल्स हम कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है CH3CH2CH3 और यहां हमारे पास लगा है ये एक अलग से ग्रुप। तो आईयूपीएसी नेमिंग कहती है कि सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई है हमारे पास ये, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि ऑल द रिमेनिंग कार्बन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे पास हो गए हैं सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद कहा जाता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी अलग से नंबरिंग करिए, और नंबरिंग करिए कुछ इस तरह से कि जहां से वो पहले आ जाएं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो यहां से ये दूसरे कार्बन पे आ रहा है। अगर मैं इधर से आता हूं तो 1 2 3,
तो हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से ये CH3 ग्रुप पहले आता है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, यहाँ 2 पे है ये, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, और फिर टोटल कार्बन हमारे पास है 4, 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूटेन। हमने यहां गलत तो नहीं कर दिया था एक चीज, क्रो, ठीक है। तो हमारे पास हो चुका है ये। अब मान लीजिए कि हमें करना होता है CH3 CH CH, यहां हमें करना है इसकी नेमिंग। तो ये मान लीजिए इस तरह से है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसका कहीं से भी करें हम, ये 3 ही नंबर पे आएगा। तो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन इसलिए लिखा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 5 हैं, 4 और 1 5। अब करते हैं जरा क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन है हमारे पास पहला, यहां से हमने शुरू किया तो 1 2 3 4, तो 2 पे आया है हमारे पास मिथाइल, तो पहले लिख दिया 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए हुआ मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, लॉन्गेस्ट चेन में आ गए 4 कार्बन, तो हो गया ब्यूटेन। अगर बात करी जाए इसकी, तो नंबरिंग यहां से की जाएगी, और यहां हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, एक है 2 पे और दूसरा है 3 पे। तो डाई लिखा जाएगा क्योंकि 2 हैं, और नंबरिंग हम पहले ही लिख चुके, कौन सा ग्रुप है उसको लिखा जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख दिए जाएंगे पेंटेन। इसकी नेमिंग आप लोगों को कमेंट में बतानी है, कमेंट वाले जो भी होंगे उनको प्राइज मिल सकता है। तो कमेंट में जो बताएगा आंसर उसको प्राइज मिल सकता है। तो यहां हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है IUPAC का, इसमें हमें नंबरिंग करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर यहां से देखेंगे तो ये जो बची हुई चीज है ये 1 2 3 कार्बन पे आएगी। अगर हम दूसरा तरीका देखें जिसमें इसमें कार्बन, टोटल कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम दूसरे तरीके से देखें इस तरह से देखें तो टोटल कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। इसका मतलब जो पुराना तरीका था हमारे पास वही हमारा सही है। तो ये हो गई हमारे पास नेमिंग। तो हम करेंगे 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगा है, और उसके बाद टोटल कार्बन है हमारे पास 6, तो हेक्सेन, तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन बोर्ड में इससे जरूर आने लगा है अब, तो आप लोग अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज आती है कंबशन। कंबशन कहते हैं हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसको कंबशन बोला जाता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम कंबस करते हैं तो हमेशा CO2 और H2O मिलता है। यहां हमने एग्जाम्पल लिया है ये। एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हाइड्रोजनेशन होता है तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रेक होकर डबल बॉन्ड देगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड देगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए कभी भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और यही डिफरेंस होता है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहां हमने एग्जांपल देखा है कि हमारे पास अगर इथाइन होगा, अगर हमारे पास इथाइन होगा तो वो इथीन देगा, और अगर इथीन होगा तो वो इथेन दे देगा जब उसके बॉन्ड्स डिसोसिएट हो जाएंगे। यहां हमने लिख लिया है कि सैचुरेटेड के लिए, नॉट फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, यहां हमारे पास 5 और 1 6 कार्बन है, 5 और 1 6 कार्बन है। इसमें से हमने H2O निकाल दिया, मतलब यहां से एक H निकाला, ये O निकाला, यहां से भी एक H निकाल दिया, तो यहां सिर्फ 4 H बचे हैं। देखिए जरा, तो पानी के निकलने से जब हम अल्कोहल में से पानी निकाल देंगे तो हमें अल्कीन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
अगर हम सोडियम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस हमें निकलती है, जो कि बताती है कि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल दे गिव H2 एंड सॉल्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग याद रखिएगा। Esterification is the process in which carboxylic acid react with alcohol to give esters along with water. Esterification इस रिएक्शन को बोला जाता है। स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग यूज, एस्टर्स यूज करते हैं हम स्वीट स्मेलिंग के लिए। ये हमारे पास रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट से। ये आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो इसका जो ये पॉइंट होता है इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, और टर्मिनल को हम CH3 बोलते हैं। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये भी टर्मिनल है। जो भी हमारे पास इनिशियल या फाइनल पॉइंट होगा उसको टर्मिनल बोल दिया जाएगा। जो बीच का पॉइंट होगा इसको इंटरमीडिएट बोल दिया जाता है, इंटरमीडिएट बोल दिया जाता है। और इस इंटरमीडिएट को हम CH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमसे कहा जाएगा कि ये जो लाइन है इसका नाम क्या होगा, तो ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास CH2, ये है CH2, और ये लास्ट वाला पॉइंट है CH3। तो नाम हो गया इसका मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन हो गया। अगर इस तरह से लाइन बनी होगी तो इसका नाम हम इस तरह से बता सकते हैं मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया ये। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में सब होगा लेकिन एक लाइन अलग से बनी होगी, इसका मतलब ये यहाँ CH3 है, तो इसकी नेमिंग हमें करनी होगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास है 4, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्यूटेन। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो कमेंट में बताएगा वही क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी होगा। चेक करेंगे कौन होगा सबसे बड़ा क्रांतिकारी। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप होता है हमारे पास सोडियम या पोटेशियम की फैटी एसिड की सॉल्ट। तो अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है C17H35 COONA। अब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है होता है वो होता है हमारे पास टेल, और ये लॉन्ग टेल इसको बोल दिया जाता है। जो टेल वाला पोर्शन होता है या जो बड़ा पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और जो शॉर्ट वाला पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी से डरने वाला है और ये पानी के करीब जाने वाला है। यहां हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास हो गया ये, और टेल और हेड इसको हम बोल सकते हैं C17H35, और ये जो पोलर आयोनिक पार्ट है वो होता है COONA। अब यहां हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास डर्ट थी। अब जो हमारे पास हमने यहां देखा कि जो लॉन्ग वाला पोर्शन है, जो टेल है, वो पानी से डरती है। पानी से डरने की वजह से पानी के अलावा जो भी चीज इसको मिलती है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेती है। जब बॉन्ड बना लेती है और जब हम उसको रब करते हैं तो वो उस डर्ट को निकाल कर ले जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं। वाटर हमारे पास दो तरीके का होता है। एक वो पानी जिसमें से झाग नहीं बनते, जिसको हार्ड वाटर बोला जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है परमानेंट, जो कि बहुत मुश्किल से हट पाती है, और दूसरी होती है टेम्परेरी, जो कि आसानी से बॉइलिंग करने से भी खत्म हो सकती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की या तो क्लोराइड या फिर सल्फेट की वजह से। आइसोमर्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। जरा देखते हैं क्या होता है। यहां अगर मैं टोटल कार्बन गिनूंगा तो कार्बन है हमारे पास 4। जरा देखिए 1 2 3 4। हाइड्रोजन जब हम गिनेंगे तो टोटल आएंगे 10। अब इन्हीं 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को अगर हम अलग तरीके से लिखें और वो स्टेबल भी हों, तब उस कंपाउंड को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोमर।
जरा देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन है 10। तो दोनों के फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसको बोलते हैं आइसोमर। अगर सारे कार्बन एक ही लाइन में होंगे तब उसको नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन बोला जा सकता है, जिससे पहले हम एन लगा देते हैं। अगर सारे कार्बन हमारे पास लाइन से होंगे सिवाय एक के, तब उसको आइसो बोल दिया जाता है। और अगर सारे कार्बन हमारे पास लाइन से होते सिवाय दो के, तब उसको नियो बोल दिया जाता है, जो हमने अभी नहीं लिखा है। अगर आइसोमर्स की बात करी जाए तो 1 2 3 कार्बन के लिए आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, 4 कार्बन के लिए 2 आइसोमर होंगे, 5 के लिए 3 आइसोमर होंगे, 6 के लिए इसी तरह से, ये 10 अगर कार्बन हो गए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 75 फॉर्म हो सकते हैं। अब आता है हमारे पास पीवाईक्यूज, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं पिछले सालों में और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज मैं आपको बता चुका हूं, वो सीरीज जो कि CH2 से डिफर करती है। यहां देखिए एक कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, इसी तरह से पूरी सीरीज चलती है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन अगर डिफर करते रहेंगे तब उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Why alcohols have higher boiling point than अल्केन, या कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वैसे ये वीक बॉन्ड है, लेकिन जितनी भी छोटी छोटी फोर्सेज होती हैं उसमें ये स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होता है तो उसकी वजह से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और इन 3 एलिमेंट्स के साथ, मतलब अगर हाइड्रोजन इन 3 में से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। HF, अगर हम F की बात करें, H2O NH3, क्योंकि इन 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसी वजह से सिर्फ इन्हीं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तब उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन किसे कहते हैं? अगर कभी भी स्ट्रक्चर रिंग में होगा, मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना देते हैं और इन कार्बन को हम इस तरह से लिख देते हैं। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी तो इधर गई, एक वैलेंसी इधर गई, तो बची कितनी है? बची है 2। तो हमने यहां लिख दिया C2, इधर भी लिख दिया क्योंकि इसका भी और इसको भी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। यही होता है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये साइक्लो ब्यूटेन पूछा है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है, इसी तरह से ये साइक्लोब्यूटेन होगा। ठीक है, याद रखिएगा 4 कार्बन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम। अभी मैंने करवाया था आप लोगों को पीछे, जिसमें बताया था कि H2 गैस निकलती है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। याद रखिएगा बेंजीन होता है हमारे पास C6 C6H6। इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? तो डबल बॉन्ड की बात करी जाए तो डबल बॉन्ड हमारे पास है 3। तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास 3 है, याद रखिएगा। वाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये और दोनों का आंसर एक ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स होती है कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर वो वीक होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आयोनिक कंपाउंड्स के पास या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस which may be positive and the forces between positive charge is strong. So covalent compounds are generally poor conductor क्यों होते हैं? क्योंकि वो आयंस से नहीं बने होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लंबी अगर हुई है तब मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लीजिए, इतना काफी है। अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। कमेंट में अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।